इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से स्टार्ट हो रहा है और पार्टी के अपने एलानिए के मुताबिक ये जो 300 किलोमीटर का फासला है लाहौर से इस्लामाबाद का, ये 7 दिन में तय होगा। इमरान खान साहब मुख्तलिफ शहरों से होते हुए, लोगों को मोबिलाइज करते हुए, एक हजूम इकट्ठा करते हुए और बहुत बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अब सवाल यह है कि अगर ये लॉन्ग मार्च करना ही था इमरान खान साहब ने, तो एक दिन में भी वो लाहौर से इस्लामाबाद आ सकते थे, तो फिर ये 7 दिन का सफ़र क्यों? एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब के पास मतलूबा तादाद नहीं है, लोग नहीं हैं, तो अब उन्होंने इस तरह किया है कि वो शहर शहर जाके अपने हजूम या अपने ज़ायरीन की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं, ताकि वो लोग इकट्ठे होते चले जाएँ, होते चले जाएँ, होते चले जाएँ और उसके बाद ये पूरे काफ़िले को लेके इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद पहुँच के इमरान खान साहब करेंगे क्या? इमरान खान साहब के पास फिर 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर उनके पास लोग इकट्ठे हो गए, तो इमरान खान साहब फिर इस्लामाबाद में 100% धरना देंगे। फिर उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाती, या फिर कोई मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट नहीं होता, या फिर गवर्नमेंट कोई नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करते। और अगर ये नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब यहाँ पे बैठे रहेंगे। फिर रोज़ ड्रम बजाए जाएंगे, रोज़ यहाँ पे गाने गाए जाएंगे, रोज़ यहाँ पे आग के भांबड़ जलाए जाएंगे, यहाँ पे खाने पकेंगे, देगे बनेंगी और उसके बाद लोग एक जश्न की तरह यहाँ पे बैठ के जश्न मनाते हुए अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। और अगर लोग इकट्ठे नहीं होते इमरान खान साहब के साथ, तो फिर इमरान खान साहब यहाँ आएंगे, एक लंबी तकरीर करेंगे और तकरीर करने के बाद सबको कहेंगे कि आप अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, मैं अगली कॉल दूंगा और फिर एक सैलाब, फिर एक सुनामी इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आएगा। लिहाजा 2 चीज़ें तो ये तयशुदा है। अब सवाल ये है कि ये इमरान खान साहब के पास लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? इसकी 3 मेन वजूहात हैं जिसका जिक्र करना आज के व्लॉग में ज़रूरी है। पहली वजह तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपना जो बयानिया था उसको बहुत खींच लिया। 6-7 महीने वो मुसलसल लगे रहे। और ये याद रखें कि पंजाब क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाबियों की ये आदत है कि ये तमाशबीन तो बड़े अच्छे होते हैं, ये तालियां भी बहुत अच्छी बजाते हैं, ये तकरीरें भी बहुत सुनते हैं, इन्हें मौला जट भी बहुत पसंद आता है। लेकिन जब इन्हें अपने घर छोड़ने पड़ें और एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह पे मुकीम होना पड़े या किसी काज के लिए लड़ना पड़े, तो हमारा जो डीएनए है पंजाबियों का वो इतना स्ट्रांग नहीं है इस मामले में, तो हम बस आगे थोड़ा सा भेज के लोगों को फिर वापस आ जाते होते हैं। मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि पंजाब की ये हिस्ट्री है कि जो भी शख्स या जो भी वॉरियर सेंट्रल एशिया से वो इस रीजन में दाखिल हुआ और उससे जूँ ही दरिया सिंध पार किया, तो हमने हमेशा उसका स्वागत किया, उसको हार पहनाए और फिर उसे साथ लेके पानीपत में हमने उसे छोड़ के और उसे कहा कि लें जी जंग तो आपने यहाँ करनी है, और फिर वहाँ से वापस आ गए। और इस दौरान अगर जो वॉरियर है उसने पानीपत की जंग जीत ली, तो हमने कहा जी देखें हम तो आपके मेज़बान थे, हमने आपको स्वागत किया था आपका, हमने आपको बुलाया था और हमने आपको पानीपत तक पहुँचाया था, तो हम तो आपके साथ हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो जंग हार गया, तो जब वो वापस जा रहा होता तो हम उसे लूट लेते थे। ये पंजाब की हिस्ट्री है। और एक बार ऐसे हुआ कि ये जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है चेंज हो गया कि पहाड़ों से उतरने के बजाय गोरा जो था अंग्रेज ब्रिटिशर, वो दिल्ली की तरफ से पंजाब की तरफ आ गया। तो एक बार ये भी हुआ कि पानीपत से फौजें जो है वो पहाड़ों की तरफ आ गई। तो हमारे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि उस तरफ से भी कोई आ सकता है। तो जब वो आए तो हम सोचते रहे बड़ी देर तक कि अब हम इसका क्या करें। तो फिर हमने क्या किया, हमने ब्रिटिशर को लिया और ले जा के हमने उसको अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ के आए काबुल में कि हुजूर लड़ना आपने यहाँ पे। तो ये पंजाब की एक हिस्ट्री है कि हम लड़ने लुड़ने वाले लोग नहीं हैं सर। तो हम ये करते हैं कि जो आ जाए उसको हलाशरी दे के आगे भिजवा के फिर अपने घरों में वापस आ जाते होते हैं। तो इमरान खान साहब क्योंकि 6 महीने से ये चीज़ों को लटका रहे थे, तो पंजाब का जो डीएनए है वो इतना उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है कि वो किसी लीडर के साथ कोई इतना लंबा अरसा चल सके। लिहाजा अब जो लॉन्ग मार्च की बारी आई है, तो अब पंजाब के दाने मुक गया। लिहाजा पंजाब से इमरान खान साहब को लोग नहीं मिल रहे, ये एक हकीकत है। और रही से ही जो कसर है वो फैसल वाड़ा साहब ने पूरी कर दी। फैसल वाड़ा साहब ने ऐन वक्त पे ऐलान कर दिया कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसके अंदर खून भी बहेगा और इसके अंदर लाशें भी गिरेंगी। लिहाजा जब ये स्टेटमेंट आ गई, तो जो लोग अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आना चाहते थे या जिन फैमिलीज़ के नौजवान बच्चे इस लॉन्ग मार्च में शरीक होना चाहते थे, वो डर गए। जब वो डरे तो उन्होंने उनको अपने बच्चों को पुल आउट कर लिया। और ये एक मेन रीज़न है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि फैसल वाड़ा साहब ने डेंट नहीं डाला लॉन्ग मार्च पे, तो ये गलत हो गया।
क्योंकि ये एक ऐसे स्पॉइलर साबित हुए जो इनके अपने अपने ख़ानदान के अंदर थे और उन्होंने ऐन वक्त पे वार किया और वो सारा जो वाकई वो जो गुब्बारा था उसकी हवा निकाल दी उन्होंने। और जो तीसरी रीज़न है वो है जनरल बाबर इफ्तिखार और जनरल नदीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पूरा नैरेटिव ही बदल के रख दिया इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब पहली मरतबा ये उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब वाकई ही उनकी आर्मी की क़यादत के साथ मीटिंग्स होती नहीं और उनका रवैया अंदर कुछ होता था और बाहर कुछ होता था और ये बाकायदा पहली मरतबा फ़ौज ने इसको तस्लीम किया और वो भी हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को ये। और साथ ही ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उन्हें जनरल बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर तक करते थे। तो अब ये जो चीज़ है इसने भी बहुत खौफनाक डेंट डाला है। और ये भी याद रखें कि जो हमारा पंजाब का डीएनए है ये हमेशा सूरज के साथ साथ चलता है। हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो ही नहीं सकते, पंजाबी हो और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, ये वाकई बहुत बड़ा मुआवजा होगा। उसकी वजह ये कि बड़ा सूबा होने की वजह से फ़ौज के अंदर भी ज़ाहिर है पंजाबी लोगों की अक्सरियत है और वो सब फैमिलीज़ हैं जो सबकी मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाता क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने भाई के साथ लड़ेंगे या अपने कज़न के साथ लड़ेंगे या अपनी बरादरी के किसी फ़ौजी के साथ लड़ेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो पंजाब हमेशा इस मामले में हमेशा इसका रवैया मुख्तलिफ होता है। तो वो ज़ाहिर है जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक वाज़ेह बयान आ गया सामने कि इमरान खान साहब को इस तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और उन्होंने एक पोजीशन ले ली, तो उससे भी फिर डेफिनेटली एक डेंट पड़ा है इमरान खान साहब की सियासत पे। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जब निकलेंगे तो जो उनकी तवक्को थी कि अवाम का एक सैलाब होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो सैलाब उनके साथ चलेगा। और अब ये भी ज़हन में रखें कि 2014 का जो धरना था वो एक कम्प्लीटली मुख्तलिफ धरना था, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की सूरत थी क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ थे और मीडिया को भी बाकायदा मैनेज किया गया था उस दौर में। इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर जब तकरीर करते थे सामने कोई शख्स नहीं होता था, लेकिन वो तकरीर को ऐसे हाईलाइट किया जाता था जैसे पूरी दुनिया उनको तकरीर को सुन रही है और नीचे कोई जमे गफ़ीर है लोगों का या कोई सैलाब आया हुआ लोगों का या फिर सुनामी बैठा हुआ सामने जो इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा है। लिहाजा उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान साहब को, मीडिया की सपोर्ट उस वक्त बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जब भी इमरान खान साहब को गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करती थी तो कहीं ना कहीं से खुफिया हाथ आता था और वो जो रुकावट होती थी वो दूर हो जाती थी। लिहाजा 2014 की बात एक अलग बात है और अब 2022 है। 2022 में इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन इमरान खान साहब के साथ नहीं है, कोई टेक नहीं है इमरान खान साहब को, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महसूस हुआ। अगर उससे पहले कोई खदशा था भी तो मेरा ख्याल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस खदशे को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब लोग जो हैं वो जान गए हैं कि इमरान खान साहब अकेले हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर लीडर अकेला होता है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब की पंजाब के अंदर गवर्नमेंट भी हो तो मियां नवाज शरीफ साहब को जब एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जाए तो लाहौर के लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। ये एक हकीकत है। या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दे दी जाए तो वो उनके लोग, उनके जाले भी भुट्टो साहब तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये हकीकत है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा जो कल का नैरेटिव है फौज का, उसने इमरान खान साहब को मज़ीद वीकर कर दिया, मज़ीद कमज़ोर कर दिया। लिहाजा आने वाले दिनों में अब इमरान खान साहब का रियल टेस्ट है। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वाकई अवाम उनके साथ है और ये अवाम हर दीवार को गिरा दें। अगर तो ये हो जाता है तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट निगोशिएशन की टेबल पर बैठ जाए, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब को ठीक ठाक डेंट पड़ेगा इनकी पॉलिटिक्स को। फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब के वोटर तो हों, लेकिन वो सपोर्टर या वो जाले वो नहीं होंगे जो जिसका क्लेम इससे पहले करते थे, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते थे कि लोग आएंगे, लोग जान दे देंगे, तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। यहाँ पे मैं वैसे कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके कुछ टुकड़े भी आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें इमरान खान साहब का तजाद खुल के सामने आ गया और उस पर जो रिएक्शन था पार्टी का वो भी कोई इतना जानदार नहीं था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब खुफिया तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते रहे। तो वो जो इंकशाफात थे आप वो ज़रा दोबारा मुलाहिज़ा कर लीजिए।
मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर है और मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है कि अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते। वो ये फैसला न करते, अपनी जात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गलाजत बोलनी। लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक में किया, वो फैसला किया जो इदारे के हक में। उन्होंने इसके लिए अपनी जात भी कुर्बान की। आपको मालूम है उन पे, उनके बच्चों पे कितनी गलीज तनकीद भी की जाती रही। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाजा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी, गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो डर्टी हैरी का एक बयानिया पेश कर रहे थे, उसको जहन में रखें और फिर इन मुलाकातों को आप जहन में रखें, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब के बयानिए के अंदर तजाद है। और इस तजाद को हाईएस्ट लेवल पे कल कौम के सामने खोल कर रख दिया गया। और इसके बाद जब पीटीआई के अपने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए थे। असद उमर साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी कौन सा हमने कोई गैर आइनी मुतालबा कर लिया। और दूसरा उसमें फवाद चौधरी साहब का भी सुन लें, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी सुन लें, शीरी मज़ारी साहबा का भी सुन लें। शीरी मज़ारी साहबा का फिर भी मौक़िफ़, उसके अंदर जान थी, लेकिन पूरी बाकी जो पूरी पार्टी थी उसके अंदर वो ताकत, वो जान नहीं थी, वो बयानिया नहीं था जो इसके बाद उनको देना चाहिए था। बल्कि सब सबमिसिव भी थे और थोड़े से बैकफुट पे भी थे। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देख लें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं और सब अपनी अपनी घंटी किसी दूसरे के गले में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात करता है, फिर उसके बाद दूसरे को बुलाता है, जी आप आ जाएं, फिर वो कुर्सी के कड़ी करने की आवाज़ आती है, फिर वहाँ पे दूसरा आदमी बैठ जाता है। लेकिन जो भी बैठा उसने वो बात नहीं की जो जिसकी तवक्को थी उनसे कि वो करें। और इमरान खान साहब तो ज़ाहिर कल बोले नहीं, या तो फिर इमरान खान साहब खुद सामने आते और एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करते। तो लेकिन जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब को रोक दिया गया था पार्टी ने कि अब आप ना बोलें, क्योंकि ख्याल ये था कि अब अगर ये बोलेंगे तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा वो जो बयानिया कल दिया गया है उस पर पार्टी ठीक ठाक बैकफुट पे। और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब कह रहे हैं कि देखें जी हमने कौन सा गैर कानूनी या गैर आईनी मुतालबा किया। तो भाई सवाल ये है कि क्या नए इलेक्शंस का फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने करना है? अगर तो नए इलेक्शंस का फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने करना है तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी हो या वो सियासत के दायरे से बाहर निकले। और ये वो मुतालबा था जो पाकिस्तान के अंदर हर सियासी जमात ने आज तक एस्टैब्लिशमेंट से किया कि आपका किरदार ए पोलिटिकल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि वो ए पोलिटिकल हों, बल्कि आप ये चाहते हैं कि वो न सिर्फ सियासत का हिस्सा बने बल्कि वो हमारा साथ दें। तो अगर तो आप ये चाहते हैं तो फिर आप खुलकर बयान करें कि जी हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत का हिस्सा भी रहे और हमारा साथ भी रहे। फिर आपको एक न्यूट्रल एम्पायर नहीं चाहिए, फिर आपको अपनी मर्जी का एम्पायर चाहिए। तो अगर तो आप ये चाहते हैं तो फिर आपको खुल के बयान करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहली मरतबा ये फैसला किया है कि अगले 20 साल तक वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना कोई इलेक्शन करवाएंगे, ना किसी पार्टी को लेकर आएंगे, ना ही किसी पार्टी को इक़्तिदार से निकालेंगे। तो अब तो मैदान खुला है, आप अपने अपने घोड़े लेकर आएँ, मैदान में उतरें और इलेक्शन विन करें। विन करने के बाद आप गवर्नमेंट बनाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा।
और जब आपकी हुकूमत होगी तो आप फ़ौज को किसी भी आइनी और कानूनी ज़ाब्ते पे या इशू पे आप फ़ौज को तलब कर सकते हैं, जिस तरह ये गवर्नमेंट करेगी। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जब यहाँ आएंगे तो क्या इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। इसका बड़ा सीधा जवाब है कि अगर तो इमरान खान साहब आके F9 पार्क में बैठते हैं या पेशावर मोड़ पे जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठते थे वहाँ बैठते हैं, या फिर ये परेड ग्राउंड में बैठते हैं, इनको जो भी जगह एलोकेट कर दी जाती है इस्लामाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से, अगर तो ये वहाँ पे बैठते हैं तो कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा। फिर आप बैठे रहें, फिर आप बेशक 126 दिनों का धरना है उसका रिकॉर्ड तोड़ के 140 दिनों का धरना कर लें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ये उससे बाहर निकलते हैं तो फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया फ़ौज को कॉल करेगी 245 के तहत, और जब ये कॉल किया जाएगा तो फिर फ़ौज आएगी और न सिर्फ वो रास्ते खुलवाएगी बल्कि अगर ये वायलेशन करेंगे तो इनको पकड़ के वहाँ से बाहर भी निकाला जाएगा। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है फ़ौज का कि हम ये करेंगे। तो अब इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर वो धरना देना चाहते हैं दे दें, लेकिन उससे गवर्नमेंट नहीं जाएगी, और अगर वो गवर्नमेंट को भगाना चाहते हैं तो फिर उन्हें रेड जोन में पहुंचना पड़ेगा, और जब वो रेड जोन में आएंगे तो गवर्नमेंट फ़ौज को कॉल करेगी, फिर फ़ौज आगे आएगी, फिर इमरान खान साहब को उससे लड़ना पड़ेगा। तो क्या इमरान खान साहब या इनके लोग इसके लिए तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके लिए तैयार हैं। ऐसा आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए ठीक ठाक मुश्किल होंगे, क्योंकि सिर्फ ये इशू नहीं होगा बल्कि अरशद शरीफ के कत्ल का केस भी अनकरीब खुलने वाला है। अदालती कमीशन बन रहा है, और इस कमीशन में जब इमरान खान साहब को तलब किया जाएगा, महमूद खान साहब को तलब किया जाएगा, सुलेमान इकबाल साहब के रेड वारंट के ज़रिए उनको वहाँ से कनाडा से बुलवाया जाएगा, और फैसल वाडा साहब का मोबाइल उसके अंदर आएगा, और कुछ 4 ऐसे लोग भी हैं जो खुद ही गवाही देने के लिए तैयार हैं इस वक्त, तो फिर उसके बाद आपके लिए हालात वहाँ पे मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा आने वाला दिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए ठीक ठाक मुश्किल होगा।